Are all doing well. Today our topic for discussion is a review of evidence-based management of uterine fibroids. ठीक है, इसके बारे में मुख्तलिफ मैनेजमेंट ऑप्शंस दिए हैं फाइब्रॉइड के, तो वो हम डिटेल से पढ़ेंगे. ठीक है, सो introduction is the uterine fibroid is the most common benign tumor in the woman with a lifetime prevalence of around 30%. इम्पॉर्टेंट MCQ है कि मोस्ट कॉमन बिमाइन ट्यूमर इन वुमेन क्या होगा. SBA आपके पास ये, दैट इज़ यूट्राइन फाइब्रॉइड. ठीक, ये आपका जो SBA है वो है एंडोसीजर से. इसके बाद क्या होते हैं कॉमन रिस्क फैक्टर्स. प्री डिस्पोजिंग रिस्क फैक्टर्स क्या है कि मोर कॉमन इन ब्लैक वुमेन दैन इन वाइट वुमेन. ठीक है, एंड द रेशो बिटवीन 3 and 9:1 कॉमन ब्लैक वुमेन में है. ठीक है, other risk factors क्या है for developing fibroids include being overweight, nulliparity. ठीक है, and the majority of the fibroid do not cause any symptoms, but 1 in 4 with fibroid are symptomatic. The symptoms depend on the location and size of the fibroid and include heavy menstrual bleeding, pain during periods and intercourse, and dragging sensation in the lower abdomen and urinary or defecation problems. ठीक है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो सिम्टम आपके पास फाइब्रॉइड में होता है वो भी लोकेशन पर डिपेंड करता है. ठीक है, अगर आपके पास सब म्यूकोजल है तो ऑब्वियसली वो एंडोमेट्रियम के जो इंटरनल लेयर को है वो ऑब्वियसली डिस्टॉर्ट कर देता है, तो इसमें यूजुअली आपके पास इरेगुलर ब्लीडिंग होती है. और अगर आपके पास कहीं और इंट्राम्यूरल हो गया और आपके पास सब सिरोजल, तो ये वाली यूजुअली हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग कॉज करते हैं. और पेन बहुत कम, एज़ यूजुअल एडिनोमाइसिस में पेन ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू फाइब्रॉइड. एंड ड्रैगिंग सेंसेशन और प्रेशर सिम्टम ऑब्वियसली अगर जितना यूट्राइन बड़ा होगा तो ऑब्वियसली फीलिंग्स आएंगी, प्रेशर सिम्टम्स होंगे यूरिनरी में और बाउल में आपके सिम्टम्स आपको लगेंगे. ठीक है, तो आपके पास जो ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं, ओके, द ट्रीटमेंट ऑप्शंस आपके पास क्या क्या नॉन सर्जिकल मैनेजमेंट हैं एंड आपके पास सर्जिकल है. ठीक है, तो नॉन सर्जिकल मेथड्स आपके पास फार्माकोलॉजिकल है, यूट्राइन आर्टरी एम्बलाइजेशन, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, MRI फोकस अल्ट्रासाउंड है. और मिनिमल इन्वेसिव सर्जरीज आपके पास है वो हिस्टेरोस्कोपिक मायोमेक्टमी है, लेप्रोस्कोपिक मायोमेक्टमी एंड ओपन सर्जरी में मायोमेक्टमी एंड हिस्टेरेक्टमी. सो द चॉइस ऑफ different option will be depend on the size of the fibroid and different factors, whether the patient want to conceive or not, fertility wishes depend इन चीज़ों पे करता है. ठीक है, यूजुअली आपके पास क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द वुमेन एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, उनको मतलब कोई सिम्टम्स नहीं होते. अच्छा, ये देख लें, ये डायग्राम है, देखिए डिफरेंट जगहों पे फाइब्रॉइड है. सब सिरोजल, ठीक है, सब सिरोजल एक नॉर्मल होता है और एक साथ में पेडेंकुलेटेड भी होता है. सब म्यूकोजल होता है, इंट्राम्यूरल एंड सर्वाइकल. देखिए सब म्यूकोजल को आप देख लें कि एंडोमेट्रियम के जो वो है इनवर्ट ग्रोथ किया हुआ है, तो ऑब्वियसली इनमें फिर क्या होता है साथ में हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के साथ यूजुअली इरेगुलर भी होते हैं साइकिल्स. ठीक है, सो pharmacological treatment options are for short term use to treat problem associated with fibroids. ठीक है, so the use more frequently in different following situation. Pharmacological treatment कौन से situation में? In perimenopausal women whose problem were likely to resolve with the onset of menopause. ठीक है, in women who are not suitable for surgery and in some women receiving fertility treatment. ठीक है, मैंने आपको बताया कि treatment depend upon the patient fertility wishes एंड अंडरलाइंग कि क्या पेशेंट के लिए सूटेबल है, वेदर पेशेंट इज़ कैपेबल कि हम उनकी सर्जरी कर लें या नहीं. ठीक है, सो एंड जो GnRH एंड उलिप्रिस्टेट एसीटेट जो है, इट इज़ बेसिकली प्री ऑप टू रिड्यूस द साइज ऑफ फाइब्रॉइड एंड टू रिड्यूस मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग टू इम्प्रूव हेमोग्लोबिन लेवल. ठीक है, तो बेसिकली जो मैंने आपको कल भी बताया था कि GnRH एनालॉग्स और उलिप्रिस्टेट एसीटेट का बेसिकली जो रोल है वो यूजुअली यही है कि हम प्री ऑप देते हैं. और अदर थिंग, अगर आपके पास ब्लीडिंग है पेशेंट की तो उनमें आप क्या कहते हैं कि आपके पास बिल्डअप ऑफ HB के लिए हम प्री ऑप देते हैं. ठीक है, एक तो आप ठीक है ब्लड ट्रांसफ्यूज़ या ऊपर से आप ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करेंगे और नीचे से ब्लड जाएगा तो बात तो नहीं बनेगी. तो इसकी वजह से आप क्या करेंगे कि पेशेंट को आप प्री ऑप GnRH एनालॉग पर डाल देते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि HB की इम्प्रूवमेंट हो जाती है. ठीक है, कंटिन्यूसली आप इनको डालते हैं. ठीक है, और उसके बाद फिर आप सर्जरी प्लान करते हैं. तो role of GnRH, annular prostate acetate, is basically
just we have to give it pre-op, and the other thing is to improve her HbA level to prepare for surgery. So non-hormonal treatment आपके पास जो first है tranexamic acid है. Tranexamic acid is basically an interfibrillary drug that reduce the blood loss. ठीक है. And the other things, हार्मोनल ट्रीटमेंट आपके पास, हमारे पास मुख्तलिफ ट्रीटमेंट जो है दैट इज़ लेवोनोजेस्ट्रल IUS सिस्टम. ठीक है. ये तो कब इफ़ेक्टिव होता है? जब आपके पास फाइब्रॉइड लेस देन 3 सेंटीमीटर हो. ठीक है. हमने कल पढ़ा था हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग में कि अगर आपके पास फाइब्रॉइड लेस देन 3 सेंटीमीटर है तो आप मायरीना का ऑप्शन दे सकते हैं. मोर देन 3 सेंटीमीटर में फेलियर के चांसेस होते हैं. तो जो मायरीना का रोल क्या है? इट्स बेसिकली रिड्यूस द मेंस्ट्रुअल ब्लड लॉस एंड इंक्रीज हेमोग्लोबिन एंड रिलीविंग सिम्टम्स. ठीक है. और इसका आपको क्या होता है? इम्प्रूवमेंट इन सिम्टम आपके पास 97% पेशेंट मायरीना के साथ इनकी इम्प्रूवमेंट आ जाती है. ठीक है. The other thing is GnRH releasing hormone analogs were approved by FDA. GnRH analog treatment induces a menopausal state with low estrogen level that may result in intolerable side effects and bone loss. ठीक है. तो आपके पास इनके क्या होते हैं? क्योंकि आप डाउन डोज देते हैं तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन कम हो जाता है. तो दैट्स वाई आपके पास फिर क्या हो जाता है कि पेशेंट में यूजुअली मेनोपॉजल जब मोर देन 6 मंथ तक आप इस्तेमाल करेंगे तो ऑब्वियसली बोन लॉस एंड वेजोमोटर सिम्टम्स और मेनोपॉजल सिम्टम्स पेशेंट को शुरू हो जाते हैं. तो यूजुअली आपने मैक्सिमम अगर देना भी है तो 6 मंथ तक दे सकते हैं, इससे ज़्यादा आप नहीं देंगे. और यूजुअली इसका बेसिकली जो रोल है यही हम उसमें ही देते हैं कि प्री ऑप आप इनका वो कर दें. सो GnRH एनालॉग ट्रीटमेंट इन वुमेन अंडरगोइंग हिस्टेरेक्टमी और मायोमेक्टमी सजेस्टेड a 36% reduction in myoma site and improvement in symptoms after 12 weeks. And after the discontinuation of treatment, menstruation returned within 4 to 8 weeks and fibroid size returned to pre-treatment level within 4 to 6 months. देख लें कि ये रिड्यूस करता है साइज़ को अप टू 36%. MCQ है SBA आपका कि जो GnRH हाउ मच रिड्यूस द साइज अप टू 36% एंड इम्प्रूवमेंट इन सिम्टम्स कितने वीक्स के बाद आते हैं? 12 वीक्स. लेकिन अगर आप ये छोड़ देंगे तो विद इन 4 to 8 वीक्स एंड मेंस्ट्रुएशन रिटर्न वापस हो जाएंगे विद इन 4 to 8 वीक्स एंड साइज़ वापस अपनी जगह पे 4 to 6 मंथ तक वापस आ जाता है. ठीक है. तो इसमें ये बताया हुआ है कि प्री ऑप यूज़ ऑफ GnRH एनालॉग में रिड्यूस फाइब्रॉइड वॉल्यूम सफिशेंटली टू मेक विजाइनल हिस्टेरेक्टमी और ट्रांसवर्स इंसिजन फॉर एब्डोमिनल अप्रोच फीजिबल. तो बेसिकली इस वजह से हम देते हैं ताकि हमारे पास हम इंसिजन डिसाइड करें. क्योंकि अगर आप के पास बड़ा यूट्रस है, आप एम्बलिकस तक पहुंचा हुआ है, फिर तो आप ऑब्वियसली मिड लाइन एक बड़ा स्कार आप दे रहे हैं. ठीक है. तो अगर आपके पास ऑप्शन है तो आप GnRH दे के उसको रिड्यूस करके आप फिर ट्रांसवर्स इंसिजन दे देंगे जो हम फेन एंड स्टील इंसिजन कह सकते हैं. ठीक है. अगर इतना रिड्यूस करें तो आप वेजाइनल हिस्टेरेक्टमी आपके पास बेस्ट ऑप्शन है. ठीक है. शॉर्ट हॉस्पिटल स्टे होता है और इसमें होता है कि लेस चांसेस ऑफ कॉम्प्लिकेशन एज़ कम्पेयर टू एब्डोमिनल हिस्टेरेक्टमी. ठीक है. तो अगर आपके पास ऑप्शन ऑफ होगा चॉइस सर्जिकली तो फिर VH आपके पास बेस्ट होगा. ठीक है. तो GnRH आप इसी लिए ले देते हैं. Okay, there have been concern about difficulty during myomectomy in obtaining an appropriate plane for dissection between fibroid capsule and myometrium. That small fibroid was often poorly defined and therefore we missed in women pre-treated with GnRH analog. इसका मतलब ये है कि अगर आप GnRH का एक और साइड इफ़ेक्ट भी है कि अगर आप ये देते हैं तो यूजुअली नॉर्मली हमारे पास अगर आप ये नहीं देते तो फाइब्रॉइड और जो एंडोमेट्रियम का है वो प्लेन आपको बड़ी आसानी से मिल जाता है, आप आसानी से निकाल लेते हैं. ठीक है. लेकिन अगर आप फाइब्रॉइड देते हैं आप अगर GnRH एनालॉग देते हैं तो इसकी वजह से वो आपके प्लेन में इशू आ जाता है. ठीक है. तो जब आप इनका एक अपना कैप्सूल होता है. ठीक है. तो अगर आपको एक प्लेन मिल जाता है लेकिन अगर आप GnRH एनालॉग पर डालते हैं तो उसका एक साइड इफ़ेक्ट ये कि आपको फिर प्लेन मिलने में इशू होता है और जिसकी वजह से सर्जरी में डिफ़िकल्टी होती है. ठीक है. सो GnRH को ज़्यादा प्रेफर नहीं करते. फिर उसके बाद आपके पास जो प्रोजेस्टेरॉन मीडिएटेड मेडिकल ट्रीटमेंट है जिसमें आपके पास सेलेक्टिव प्रोजेस्टेरॉन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर जिसमें आपके पास एक मेफीप्रोस्टोन है और उलिप्रिस्टेट एसीटेट. तो मेफीप्रोस्टोन क्या सिंथेटिक स्टेरॉइड है, वर्क बाय मॉड्यूलेटिंग प्रोजेस्टेरॉन रिसेप्टर एंड हैज़ यूज्ड टू एलिवेट द सिम्टम्स ऑफ फाइब्रॉइड. ठीक है.
क्या करता है बेसिकली तो प्रोजेस्टेरॉन रिसेप्टर को एस्ट्रोजन अगर आप देंगे तो वो साइज इंक्रीज़ करेगा, लेकिन अगर प्रोजेस्टेरॉन रिसेप्टर पे एक्ट करेगा तो इट विल रिड्यूस द सिम्टम्स एंड ऑल्सो साइज़ को भी आपको रिड्यूस कर सकता है। ठीक है, तो आप मैक्सिमली ये जो एक 3 क्लिनिकल ट्रायल्स में वुमेंस को 5 to 50 mg ऑफ मेफेप्रेस्टोन फॉर 3 to 6 months दिया है, तो उसमें क्या हो कि सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन मेंस्ट्रुअल ब्लड लॉस एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ सिम्टम्स अप टू 95%। ठीक है, बट नो चेंज इन वॉल्यूम, सिर्फ सिम्टम्स को इम्प्रूव किया है, लेकिन आपको जो साइज़ है वॉल्यूम है उसके साथ रिडक्शन नहीं हुई। ठीक है, इनमें क्या होता है कि मेफेप्रेस्टोन के साथ एक साइड इफ़ेक्ट एक एंडोमेट्रियल चेंजेस आ जाती हैं। एंडोमेट्रियल आपके पास जो ग्लैंड्स है वो ज़रा थोड़े ग्लैंडुलर टाइप के हो जाते हैं ना, तो इसकी वजह से फिर अक्सर पेशेंट इरेगुलर ब्लीडिंग के साथ भी पेशेंट प्रेजेंट करते हैं, तो यूजुअली ज़्यादा हम इसको प्रेफर नहीं करते हैं। ठीक है, ओलिप्रिस्टेट का आपको मैंने कल बताया कि मैक्सिमम अप टू 5 mg तक आप दे सकते हैं। ठीक है, एंड ये क्या करता है, इसका इफेक्टिव इन ट्रीटमेंट ऑफ यूट्राइन फाइब्रॉइड, इट इंड्यूस एपोप्टोसिस इन द फाइब्रॉइड सेल एंड इनहिबिट पॉलिफरेशन ऑफ सेल। MCQ है आपका, SB है आपका कि ओलिप्रिस्टेट का क्या है रोल है। इट इज़ बेसिकली सेलेक्टिव प्रोजेस्टेरॉन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर, और ये क्या करता है, इट इंड्यूस एपोप्टोसिस इन यूट्राइन फाइब्रॉइड सेल एंड इनहिबिट पॉलिफरेशन ऑफ सेल। ये आपका SBA है उसका के ओलिप्रिस्टेट एसीटेट क्या करता है, ये आपके पास मास्टरिंग का SBA है। ठीक है, तो ये आपने रिमाइंड रखना है, माइंड में रखना है। ठीक है, सो अब इन्होंने 5 mg और 10 mg डोज का एक स्टडी किया, तो इन्होंने कहा कि बोथ डोजेज वर इफेक्टिव इन रिड्यूसिंग ब्लड लॉस बाय इन ओवर 40% ऑफ द पेशेंट आफ्टर 13 weeks ऑफ ट्रीटमेंट एंड एमेनोरिया विद इन 10 days इन 3/4 ऑफ पेशेंट रिसीविंग ओलिप्रिस्टेट। ठीक है, तो 90% आपके पास ब्लड लॉस कम किया और एमेनोरिया विद इन 10 days इन 3/4 ऑफ पेशेंट। सो अनदर ये पर्ल 1 स्टडी थी। फिर पर्ल 2 में क्या किया है कि इट इज़ बेसिकली कंपैरिजन ऑफ ओलिप्रिस्टेट एसीटेट एंड GnRH एनालॉग का कंपैरिजन किया है। सो इसमें इन्होंने कंपैरिजन किया कि देयर इज़ नो डिफरेंस इन कंट्रोल ऑफ मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग बिटवीन ओलिप्रिस्टेट एंड GnRH। GnRH लुप्राइड बेसिकली GnRH है। ठीक है, सो ओलिप्रिस्टेट वाज बेटर एंड कंट्रोल ब्लीडिंग मोर रैपिडली दैन लुप्राइड। ठीक है, and uterine volume change was greater with leuprolide than ओलिप्रिस्टेट। ठीक है, सो इन दो का इन्होंने ये बताया कि स्टडी में ये कहा है कि अगर ओलिप्रिस्टेट का बेटर रोल है ब्लीडिंग कंट्रोल करने के लिए, और GnRH का जो बेटर रोल है वो साइज़ ऑफ फाइब्रॉइड को रिड्यूस करता है, तो ये दो डिफरेंस इनमें ये हैं। बट अल्ट्रासाउंड असेसमेंट नो चेंज इन फाइब्रॉइड वॉल्यूम। Oliprostate was associated with benign endometrial changes termed progesterone receptor modulated associated endometrial changes। ठीक है, इसमें आपके पास जो इनका एक साइड इफ़ेक्ट है ओलिप्रोस्टेट का, वो आप एक याद रख लें कि इसका जो है वो प्रोजेस्टेरॉन रिसेप्टर मॉड्यूलेटेड एसोसिएटेड एंडोमेट्रियल चेंजेस करता है। ठीक है, ये आपका SBA है। ठीक है, और ये क्या करता है, ये यूजुअली अगर आप इसको स्टॉप करेंगे तो विद इन 6 months ऑफ डिसकंटिन्यूएशन ये खुद ब खुद आपके पास ठीक हो जाता है। ठीक है, Selective estrogen receptor modulators are known to promote fibroid growth. तो anti-estrogen like tamoxifen or raloxifene that block estrogen activity have the potential for therapeutic activity against fibroid. ठीक है, so less likely इनको हम नहीं देते। ठीक है, the authors concluded that limited evidence for use of selective estrogen receptor modulator, तो selective evidence है तो आपने ये नहीं देना। aromatase inhibitors क्या है, it's basically convert the androgens to estrogen. So several studies की हुआ है कि the use of aromatase to reduce the fibroid size. So comparing letrozole to GnRH reported equal effectiveness in reducing fibroid volume. ठीक है, तो aromatase का उन्होंने बताया कि letrozole की एक स्टडी की है कि बहुत effectiveness है reducing fibroid volume. So GnRH agonists have more adverse effect. Use of aromatase in the treatment of fibroid is still an experimental stage. ठीक है, so ये experimental stage पे ही है। अच्छा, अदर थिंग आपके पास यूटाइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन वर्सेस हिस्टेरेक्टमी। सो यूटाइन एम्बोलाइजेशन इन्होंने दो चीज़ों को जब कंपेयर किया तो द होपफुल स्टडी
विच इंक्लूड अ 5-year फॉलो अप आफ्टर यूटाइन आर्टरी एम्बलाइजेशन और हिस्टेरेक्टमी। ठीक है, तो इनमें आप क्या करते हैं, यूटाइन आर्टरी एम्बलाइजेशन ये आपके पास रेडियोलॉजिस्ट करते हैं, और रेडियोलॉजिस्ट क्या करते हैं कि कैथेटराइजेशन ऑफ द फीमोरल कैथेटर, ठीक है, और ये बाईपास जाके आपके पास जाते हैं इंटरनल आइलिक आर्टरी से जाके यूट्राइन आर्टरी तक जाते हैं, और स्मॉल पॉलीमिनाइल पार्टिकल्स वो इसके थ्रू ये फीमोरल आर्टरी के थ्रू वो करते हैं, और जो पार्टिकल्स हैं वो ब्लॉक कर लेते हैं यूट्राइन आर्टरी के डिफरेंट वेसल्स को। ठीक है, ये बेसिकली फीडिंग वेसल्स को ब्लॉक करते हैं। ठीक है, यूट्राइन आर्टरी एम्बलाइजेशन में तो फीडिंग वेसल को ब्लॉक करके जब वो ब्लॉक कर देंगे तो ऑब्वियसली आपके पास यूट्राइन फाइब्राइड का साइज श्रिंक हो जाएगा। ठीक है, तो होपफुल स्टडी में क्या है कि 5-year फॉलो अप दोनों का जब कंपैरिजन किया है कि शोर दैट हिस्टेरेक्टमी और यूट्राइन आर्टरी एम्बलाइजेशन, तो शोर दैट बोथ ट्रीटमेंट वर सेफ। A meta-analysis includes randomized and non-randomized also suggests uterine artery embolization were associated with lower rate of major complication compared with surgery. However, uterine artery embolization has increased risk of re-intervention. ठीक है, तो इसका एक रोल है कि आप तो ठीक है, एक तो यूट्राइन आर्टरी के एम्बलाइजेशन में भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं। ठीक है, और हिस्टेरेक्टमी तो ऑब्वियसली अगर आप हिस्टेरेक्टमी कर लें तो आप री इंटरवेंशन की ज़रूरत तो नहीं, क्योंकि यूट्रस तो हट गया है। लेकिन यूट्राइन आर्टरी में तो आप सिर्फ फाइब्रॉइड्स के साइज़ को वो करते हैं, लेकिन इसमें कभी कभी क्या होता है दोबारा रीग्रोथ कर लेते हैं, तो इंटरवेंशन के चांसेस यूट्राइन आर्टरी एम्बलाइजेशन में ज़्यादा है। ठीक है, तो ये आप देख लें कि इन्होंने एक होपफुल स्टडी की है, और ये एक रिव्यू एक अदर स्टडी डिज़ाइन है कि यूट्राइन आर्टरी वर्सेस एब्डोमिनल हिस्टेरेक्टमी, तो हाई रेट ऑफ माइनर कॉम्प्लिकेशन इन यूट्राइन आर्टरी एम्बलाइजेशन ग्रुप एंड नो डिफरेंट इन मेजर कॉम्प्लिकेशन। ठीक है, माइनर कॉम्प्लिकेशन आपके पास जो होती हैं कि पोस्ट एम्बलाइजेशन सिंड्रोम, इस्कीमिक पेन इसमें बहुत ज़्यादा होता है। इसका जो मेन कॉम्प्लिकेशन है ये आप याद रख लें SBA के मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ माइनर कॉम्प्लिकेशन ऑफ यूट्राइन आर्टरी एम्बलाइजेशन इस पोस्ट एम्बलाइजेशन सिंड्रोम। अदर आपके पास हेमाटोमा बन सकता है, इन्फेक्शन, लेकिन कॉमन आपके पास पेन है। माइमेक्टमी के साथ अगर कंपैरिजन किया तो यूट्राइन एसोसिएटेड विद हायर रेट ऑफ नीड ऑफ फर्दर इंटरवेंशन, इनसफिशिएंट एविडेंस ऑफ फर्टिलिटी आउटकम बट सजेशन दैट माइमेक्टमी मे हैव एडवांटेज ओवर यूट्राइन आर्टरी एम्बलाइजेशन। यूट्राइन एम्बलाइजेशन हैज शॉर्ट हॉस्पिटल एंड रिड्यूस नीड फॉर ब्लड ट्रांसफ्यूजन। सो इनमें क्या है कि दोनों को जब कंपेयर किया है तो री इंटरवेंशन ऑब्वियसली यूट्राइन आर्टरी एम्बलाइजेशन में का कि री इंटरवेंशन के चांसेस ज़्यादा है, लेकिन अगर जो फर्टिलिटी विशेस जिनकी है तो उसमें यूजुअली हम यूट्राइन आर्टरी एम्बलाइजेशन हम अवॉइड करते हैं। ठीक है, क्योंकि इनमें क्या हो जाता है कि प्रीमेच्योर ओवेरियन इंसफिशिएंसी के चांसेस ज़्यादा, क्योंकि अगर एक्सीडेंटली ये जाके ओवेरियन आर्टरी में वो पार्टिकल चला जाए तो प्रीमेच्योर ओवेरियन इंसफिशिएंसी के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो यूजुअली हम अगर पेशेंट फर्टिलिटी चाहती है तो हम ऑप्ट करते हैं माइमेक्टमी को ऑप्ट करेंगे। ठीक है, अदरवाइज़ यूट्राइन आर्टरी एम्बलाइजेशन को तो यही है कि क्योंकि शॉर्ट प्रोसीजर है, अंडर शॉर्ट एनेस्थीसिया होता है या लोकल भी कर सकते हैं, और ये कि शॉर्ट हॉस्पिटल स्टे होता है, रिड्यूस ब्लड लॉस एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन एज़ कम्पेयर टू माइमेक्टमी। अगर इन चीज़ों को देखें तो जो पेशेंट अगर फॉर एग्जांपल अफोर्डेबल है और अगर आप वो चाहती है कि तो फिर आप यूट्राइन आर्टरी एम्बलाइजेशन प्रेफर कर सकते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद होपफुल स्टडी तो मैंने आपको बता दी कि फ्यूनरल कॉम्प्लिकेशन विद यूट्राइन आर्टरी एम्बलाइजेशन एंड फर्दर इंटरवेंशन रिक्वायर्ड इन 23% वोमेन आफ्टर यूट्राइन आर्टरी एम्बलाइजेशन। ठीक है, MRI गाइडेड फोकस अल्ट्रासोनोग्राफी आजकल ये भी एक बड़ा वो, लेकिन यहाँ पे तो ऑब्वियसली नहीं होता। तो एक नया वो आया है कि MRI गाइडेड आपके पास सिम्टोमेटिक यूट्राइन फाइब्रॉइड के थ्रू हाई फ्रीक्वेंसी अल्ट्रासाउंड वेव्स होते हैं। ये क्या करते हैं, डीनेचर प्रोटीन करते हैं, इट लीड टू सेल डेथ एंड श्रिंकेज ऑफ फाइब्रॉइड। ठीक है, सो MRI आप क्या करते हैं, टारगेट द फाइब्रॉइड एंड ट्रीटमेंट इज़ मॉनिटर बाय असेसिंग द टेम्परेचर ऑफ द टारगेट टिश्यू। ठीक है, तो आप एक हाई फ्रीक्वेंसी अल्ट्रासाउंड वेव के थ्रू आप फाइब्रॉइड को हीट देते हैं, और जिसकी वजह से जिसका प्रोटीन आपका डीनेचर होता है और श्रिंकेज ऑफ फाइब्रॉइड होते हैं। ठीक है, तो मेजर डिसएडवांटेज ऑफ MR फोकस अल्ट्रासाउंड आर क्विक रिकवरी एंड वेरी लो मॉर्बिडिटी। ठीक है, और ये द ट्रीटमेंट इज़ नॉट येट रिकमेंडेड फॉर वोमेन विशिंग टू प्रिजर्व फर्टिलिटी। तो अभी इस पे कोई काम नहीं हुआ कि जो पेशेंट फर्टिलिटी चाहती है तो उनमें आप दे सकते हैं या नहीं। ठीक है,
सो यूट्राइन एम्बोलाइजेशन और MR गाइडेड फोकस अल्ट्रासाउंड को कंपेयर किया तो उन्होंने कहा कोई ख़ास दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है। सो इनमें भी ये कहा हुआ कि अराउंड अ क्वार्टर 21 to 28% नीड फर्दर इंटरवेंशन आफ्टर ट्रीटमेंट ऑफ फाइब्रॉइड विद MR गाइडेड फोकस अल्ट्रासाउंड। यूट्राइन आर्टरी में आपके पास 23% चांसेस है कि फ़र्दर आपके पास इंटरवेंशन की ज़रूरत पड़ जाए और MR गाइडेड फोकस में आपके पास 28% चांस है, ठीक है। अब आपके पास सर्जिकल मैनेजमेंट ऑफ फाइब्रॉइड है, तो सर्जिकल मैनेजमेंट में आपके पास कौन कौन सी हैं। सर्जिकल मैनेजमेंट बी रिक्वायर्ड इन वोमेन विद सिवियर प्रेशर सिम्टम्स अनरिस्पॉन्सिव टू अदर थेरेपीज, फॉर एग्जांपल मेडिकल या यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन ऑन ए लार्ज पेडंकुलेटेड सब सिरोजल और सब म्यूकोजल फाइब्रॉइड, ठीक है। तो यूजुअली हम जो सब म्यूकोजल और लार्ज पेडंकुलेटेड सब सिरोजल फाइब्रॉइड में हम यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन यूजुअली हम नहीं करते, क्योंकि सब म्यूकोजल जो पेडंकुलेटेड है तो उसमें चांस होता है कि वो जो पेडिकल है वो ब्रेक हो जाए और एब्डोमेन तक वो चला जाए, तो यूजुअली हम ये एब्डोमिनल ही करते हैं। और सब म्यूकोजल में भी मुश्किल होता है, तो इसमें हम फिर सब हिस्टेरोस्कोपिक मायमेक्टमी यूजुअली हम इंडिकेटेड है, ठीक है। तो यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन में मैं आपको उसमें हम डिटेल से पढ़ेंगे कि उसमें हम किन किन सेलेक्शन ऑफ क्राइटेरिया हमारा क्या होगा यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन। तो अगर जिनके सब सिरोजल फाइब्रॉइड या सब म्यूकोजल तो उनमें हम यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन नहीं करते। तो आइदर हिस्टेरेक्टमी और मायमेक्टमी, द साइज एंड लोकेशन ऑफ द फाइब्रॉइड इन द यूट्रस एंड द डिज़ायर फॉर फर्दर फ्यूचर फर्टिलिटी अफेक्ट द चॉइस ऑफ सर्जिकल प्रोसीजर। तो हिस्टेरोस्कोपिक, लैप्रोस्कोपिक मुख्तलिफ ऑप्शन हैं, तो वो भी आपने डिसाइड करना है कि किन पेशेंट में आपने क्या करना है, ठीक है। तो जब आपके पास हिस्टेरोस्कोपिक मायमेक्टमी यूजुअली हम किन पेशेंट में करते हैं कि दोज विद हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, रिकरेंट मिसकैरेजेस एंड इनफर्टिलिटी। तो एक तो ये कि आपके पास हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के साथ आती है और पेशेंट की इनफर्टिलिटी। तो ऑब्वियसली जब इनफर्टिलिटी क्यों होगी, सब म्यूकोस क्या होता है, वो एंडोमेट्रियम के अंदर इन्वेट करता है। तो ऑब्वियसली जब एंडोमेट्रियम के इंडेंटेशन होती है तो ऑब्वियसली वहाँ पे प्रेगनेंसी रिटेन नहीं रहेगी, तो मिसकैरेजेस होंगे। तो अगर आपके पास पेशेंट इस तरह आ जाए कि उसके रिकरेंट मिसकैरेजेस होते हैं तो आपने फर्दर और कॉजेज़ को भी रूल आउट करना है। लेकिन अगर आपके पास फाइब्रॉइड आ गए सब म्यूकोजल, तो आपके माइंड में आना चाहिए कि ये एक कॉज है मिसकैरेज की, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि आप क्या करते हैं, फिर आप ये इसको हिस्टेरोस्कोपिकली आप मायमेक्टमी करते हैं, ठीक है। तो इसके साथ आप मायमेक्टमी जब करेंगे तो इम्प्रूवमेंट अच्छे होते, पेशेंट कंसीव कर लेते हैं, ठीक है। तो सब म्यूकोस हैव बीन रिपोर्ट इन 6 to 34% ऑफ द वोमेन विद एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग। एबनॉर्मल यूट्राइन, इनमें क्या होता है कि बोथ हैवी एंड इरेगुलर दोनों ब्लीडिंग इसमें हो सकती है, तो इसको हम एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग कहते हैं। And in 2% of the women undergoing infertility investigation and 1 of the 5% asymptomatic women who have hysteroscopic sterilization। तो आपके पास इतने परसेंटेज में ये चीज़ें आई हैं, ठीक है, पेशेंट में। अब आपके पास फिगो की क्लासिफिकेशन है सब म्यूकोजल फाइब्रॉइड के लिए, ठीक है। तो टाइप 0 क्या होता है, नो माइमिट्रल इन्वॉल्वमेंट इंटायरली इन द एंडोमेट्रियम पेडंकुलेटेड, ठीक है। एक तो सब सिरोजल में पेडंकुलेटेड और एक सब म्यूकोजल में भी पेडंकुलेटेड। तो 0 आपके पास क्या होगा कि आपके पास इंटरनली एंडोमेट्रियम में फाइब्रॉइड हैंग करेगा, उसका एक पेडिकल होगा, यूजुअली फंडस के थ्रू, फंडस से एक पेडिकल आता है और उसमें फाइब्रॉइड, तो ये 0 आपके पास होगा, ठीक है। पेडंकुलेटेड इंट्रा कैविटेटरी जिसको हम कहते हैं कि कैविटी के अंदर जो इसके पेडिकल होगा। 1 आपके पास क्या होता है, लेस दैन 50% इंट्राम्यूरल, और 2 आपके पास क्या है, मोर देन एंड इक्वल टू 50% इंट्राम्यूरल, ठीक है। और जो आपके पास थर्ड 1 है, कॉन्टैक्ट एंडोमेट्रियम 100% इंट्राम्यूरल, ठीक है। तो लेस देन 50% इंट्राम्यूरल क्या हुआ कि इंट्राम्यूरल पोर्शन में लेस देन 50% है, ठीक है, और हाफ इंट्राम्यूरल जो एंडोमेट्रियम है उसको कवर किया है, ठीक है। और अगर और 2 में क्या होगा कि पूरे जो माइमीट्रियम है उसको मोर देन इक्वल टू 50%, ठीक है। एक में लेस देन 50 है और जो 2 में है इक्वल टू मोर देन 50% एंडोमेट्रियम माइमीट्रियम को इन्वॉल्व किया है। और जो अदर थिंग है, थर्ड 1 है कॉन्टैक्ट एंडोमेट्रियम, ये पूरा जो 50% होगा वो थोड़ा बहुत, ये लेस देन 50 और मोर देन 50 ये थोड़ा बहुत इंडेंट करेगा कैविटी में। लेकिन जो अगर आपके पास थर्ड 1 है वो पूरा एंडोमेट्रियम में ही होगा, सिर्फ उसका थोड़ा बहुत कांटेक्ट होगा एंडोमेट्रियम के साथ, लेकिन एंडोमेट्रियम के उसको ख़राब नहीं करेगा, ठीक है। कैविटी आपके पास नॉर्मल इंटैक्ट स्ट्रेट लाइन होगी। लेकिन 1 और 2 में आपके पास क्या होता है, कैविटी इंडेंट करती है अंदर को, जैसा ये डायग्राम में देख लें, ठीक है। सब म्यूकोस का
जो हमने देखिए ये अंदर तक जाती हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये 1 और 2 वाले इस तरह होते हैं, और फिर जो 3 है वो प्रॉपरली, थर्ड वन जो इंट्राम्यूरल, ये बिल्कुल कैविटी के जो उसको इंडेंट नहीं करते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद आपके पास क्या आ जाता है, अदर 3 हो गया, फिर 4 आपके पास टोटली इंट्राम्यूरल हो जाते हैं, 5 आपके पास सब सिरोजल मोर देन इक्वल टू 50%। ये फिर अब आउटर साइड, इनर से लेके आउटर साइड पे ये फाइब्रॉयड जाता है ना, ठीक है। तो मोर देन 50% सब सिरोजल और इंट्राम्यूरल, सब सिरोजल लेस देन 50% इंट्राम्यूरल, फिर सब सिरोजल पेडंकुलेटेड तक चला जाता है, ठीक है। तो आप ये डायग्राम